वेलकम बैक फंडामेंटल क्लासेस। और मैं गोपाल। आज यहां पर बात करेंगे हम अनुसूचियों के बारे में। देखिएगा, जिस समय भारत का मूल संविधान बना था उस समय अनुसूचियों की संख्या 8 थी। बाद में 4 अनुसूचियां और बढ़ गई, यानी कि बीच में संविधान में जैसे जैसे संशोधन हुआ अनुसूचियों की संख्या बढ़ गई और वर्तमान समय में हमारे पास 12 अनुसूचियां हैं। चलिए एक एक करके हम सभी अनुसूचियों को समझते हैं। सबसे पहले अनुसूची नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। पहले हम 6 अनुसूचियों के बारे में समझेंगे और उसके बाद इनकी ट्रिक्स के साथ हम इनको आसानी से याद भी करेंगे। अनुसूची 1 में हमारे बारे में, हमारे देश के बारे में, उसके राज्यों के बारे में और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानकारी मिलती है। देश, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जो जानकारी मिलती है वो हमें मिलती है अनुसूची नंबर 1 में। जैसे इस समय वर्तमान में हमारे देश में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उनकी जानकारी हमें कहाँ मिलेगी? अनुसूची नंबर 1 में। उसके बाद आती है अनुसूची नंबर 2। इसमें विवरण जो है या जिसमें इसमें व्याख्यान है अनुसूची नंबर 2 में, वो है वेतन का या फिर भत्ता। ये वेतन या भत्ता जो है देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और देश के जितने भी ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, इन सब के जितना भी वेतन है, उनका जो भत्ता है, उसका विवरण जो हमें मिलेगा वो मिलेगा अनुसूची नंबर 2 में। यानी अनुसूची 1 में देश, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। अनुसूची नंबर 2 में वेतन के बारे में बताया गया है। उसके बाद आगे चलते हैं हम अनुसूची नंबर 3 में, जिसमें विवरण मिलेगा हमें शपथ का। अब ये आम लोग तो शपथ लेते नहीं है, इसमें शपथ का विवरण किसका है? फिर ये है एमपी, एमएलएज, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। इनको शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल, उप प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। इन सब की शपथ का जो विवरण है वो हमें कहाँ मिलेगा? हमारी अनुसूची नंबर 3 में। उसके बाद अनुसूची नंबर 4 पर जो आता है वो है राज्यसभा का प्रतिनिधि। यानी कि किसी भी राज्य के पास ये अधिकार नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कितने भी मेंबर्स राज्यसभा में भेज सकता है। उनकी संख्या एक निश्चित है, वो निश्चित लोग ही राज्यसभा में पहुंचेंगे, जिसके बारे में विवरण हमें मिलता है अनुसूची नंबर 4 में। उसके बाद हम पहुंचते हैं अनुसूची नंबर 5, जिसमें मिलेगा एससी और एसटी। यानी एससी और एसटी के बारे में जो प्रावधान है वो हमें मिलेगा हमारे अनुसूची नंबर 5 में। एससी और एसटी के लिए जो कुछ भी प्रावधान किए गए हैं इनको उठाने के लिए, वो सारे हमें कहाँ मिलेंगे? अनुसूची नंबर 5 में। उसके बाद अनुसूची 6 जो है वो भी हमारी एसटी से ही रिलेटेड है। इसमें एसटी के कुछ विशेष क्षेत्र, जिसमें है हमारा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन चारों राज्यों में एसटी को लेकर जो कुछ भी प्रावधान किए गए हैं वो हमारे अनुसूची नंबर 6 में आते हैं। मैंने पहले ही बताया कि मूल संविधान में 8 हमारी अनुसूचियां थी, बाद में 4 जोड़ दी गई हैं। ये जो 6 की 6 हैं ये अभी तक हमारी किससे चल रही हैं? मूल संविधान से ही रिलेटेड है। यानी कि 6 के 6, इनमें कोई भी संशोधन नहीं किया गया है। जो संशोधन है वो 8 के आगे आएगा, जो मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। पहले हम 6 अनुसूची हमने देख ली हैं, अब एक बार फिर से इनको समझ लेते हैं। अनुसूची नंबर 1 में देश, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानकारी मिलती है। अनुसूची नंबर 2 में हमारे देश में किस पदाधिकारी को क्या वेतन मिलता है, क्या भत्ता मिलता है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। अनुसूची नंबर 3 में शपथ के बारे में विवरण है। अनुसूची 4 में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व के बारे में विवरण है और अनुसूची 5 में एससी और एसटी के बारे में, और अनुसूची नंबर 6 में एसटी के जो कुछ विशेष क्षेत्र हैं, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 4 हैं, ये निश्चित हैं। मैं ये नहीं बोला कि इसके अलावा और भी हैं, ये 4 हैं वो निश्चित हैं। इनको याद करने का एक तरीका है एएम टीएम। जैसे एएम पीएम होता है उसी तरह एएम टीएम। ए से असम, एम से मेघालय, टी से त्रिपुरा और फिर से एम से मिजोरम।
ये हमारी 6 अनुसूचियां हो गई हैं। इनको याद करने के लिए एक और ट्रिक है, जैसे कोई भी चीज हम शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहले उसके बारे में विवरण मिलता है, उसी तरह अनुसूचियों में नंबर 1 पर जो अनुसूची है उसमें हमारे देश के बारे में जानकारी मिलती है। अनुसूची 2 में किसका विवरण है, इसको याद करने का एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। हम जब भी पैसे की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आता है कि 2 नंबर का पैसा है, तो 2 नंबर का पैसा है यानी कि वेतन 2 नंबर का। तो वेतन कौन सी अनुसूची में, 2 नंबर का पैसा यानी कि वेतन। 3 अक्षरों का है शपथ और इसकी अनुसूची की नंबर भी क्या है, 3। तो 3 नंबर का शपथ और अनुसूची नंबर 3। देखिए इसे 4 से कैसे याद कर सकते हैं, जहां 4 लोग इकट्ठे होते हैं वहां क्या हो जाती है, सभा। तो इसको याद करने का ट्रिक हो गया, जहां 4 लोग इकट्ठे हुए वहीं हो गई सभा, और सभा राज्यसभा का प्रतिनिधित्व अनुसूची नंबर 4 में डिसाइड होगा। 5 और 6 को याद करने के लिए आसान तरीका ये है, देखिए 5 की बनावट कहीं ना कहीं एस की तरह होती है, तो एस देखते याद आ जाएगा SC ST, किसमें विवरण है, अनुसूची नंबर 5 में। और 6 में सिर्फ ST के 4 राज्यों का विवरण है, जिसमें आएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब आगे बात करते हैं बची हुई अनुसूचियों की। अनुसूची नंबर 7, 8, 9, 10, 11 और 12। देखिएगा यहां तक जो अनुसूची है 8, ये तो हमारी मूल संविधान से रिलेटेड है। इसके बाद ये जो 4 अनुसूचियां हैं ये संविधान में संशोधन के द्वारा जोड़ी गई हैं, और ये ही चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत जल्दी बनते हैं और बहुत आसानी से बनाए जा सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं जो अनुसूचियां हैं ये कौन से संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी। तो चलिए आइए इस पे चर्चा करते हैं। जो 9वीं अनुसूची थी वो पहले ही संविधान संशोधन में जोड़ दी गई थी, यानी कि फर्स्ट वाले में ही 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई थी, जो बहुत ही जल्दी जोड़ी गई थी। उसकी सन इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं 1951 में, यानी कि पहले संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची बढ़ गई थी। ठीक उसी तरह जो 10वीं अनुसूची है ये हमारी जुड़ी थी 52वें संविधान संशोधन में, और ये 11-12 जो है वो लगातार 73वें और 74वें संविधान संशोधन में जोड़ दी गई थी। अब इनकी सन मैं फिर से बता रहा हूं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता चलता हूं। 1985 में जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची। ठीक उसी तरह 73वां जो था वो 1992 और 93। देखिएगा 92 में इस पर बात शुरू हुई थी और 93 के अप्रैल तक ये लागू हो चुकी थी, यानी कि 93 में इस पर सरकार द्वारा पूरी तरीके से 11वीं अनुसूची जोड़ दी गई थी, और 12वीं जो संविधान सूची है वो भी 1993 में ही। देखिएगा बात करते हैं 7वीं अनुसूची से। 7वीं अनुसूची में किस चीज का हमें विवरण मिलेगा या किस चीज के बारे में बात की गई है, तो 7वीं जो अनुसूची है उसमें देश की शक्तियों का विभाजन किया गया है, राष्ट्र की शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन किया गया है। देश की शक्तियों का विभाजन कैसे किया गया है, आइए समझते हैं। कुछ शक्तियां हमारे देश में केंद्र के पास हैं और कुछ शक्तियां राज्य के पास हैं। जैसे नेशनल हाईवे है, जनगणना है, ये सब किसके अधीन है, केंद्र के अधीन है ना। कि नेशनल हाईवे कौन डिसाइड करेगा, जनगणना, ये सब किसके अधीन है, हमारे केंद्र के अधीन है। इसी टाइप से कुछ राज्यों के भी आधार पर कुछ अधिकार हैं, उन शक्तियों का विभाजन राज्य के आधार पर किया गया है। पहले हमारे पास केंद्र के पास 97 थे अधिकार, जो बढ़कर 100 हो गए हैं। ठीक उसी तरह पहले राज्यों के पास 66 अधिकार थे, जो अब बढ़कर 61 हो गए हैं। देख लीजिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि इनमें चेंजेस क्या हुए हैं। पहले राज्यों के पास 97 अधिकार थे जो बढ़ के 100 हो गए हैं। राज्यों के पास ज्यादा थे, 66 से 61 कर दिए, यानी कि कम कर दिए गए हैं। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे आ जाते हैं जिनमें ना तो केंद्र की केंद्र की भी आवश्यकता होती है, राज्य की भी आवश्यकता होती है, उन्हें रखा गया है समवर्ती सूची में।
यानी कि जिस पर केंद्र की भी अधिकार चल सकता है और राज्य का भी अधिकार चल सकता है, वो है हमारे जैसे शिक्षा। इसमें थे पहले 47 अधिकार थे जो बढ़कर हो गए हैं 52। तो ये क्या है, देश की शक्तियों का विभाजन। केंद्र के पास पहले 97 विषय ऐसे थे जिन पर केंद्र अपनी सहमति बताता था या अपना अधिकार जताता था, वो अब बढ़ के 100 हो गए हैं। राज्यों के पास 66 थे, वो अब घट के 61 रह गए हैं। समवर्ती सूची में जो विषय थे वो 47 थे, वो बढ़कर 52 हो गए हैं। देखिए ये हो गया देश की शक्तियों का विभाजन। ये थी हमारी अनुसूची नंबर 7। अब हम आते हैं अनुसूची नंबर 8 पर। जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो है वो मानक भाषाओं का विवरण मिलेगा। मानक भाषाएं देखिएगा, 1956 में जब देश को राज्यों में बांटा गया था तो उस समय देश को 14 राज्यों में बांटा गया था, और वो जो 14 के 14 राज्य थे उन्हें भाषाओं के आधार पर बांटा गया था। तो उन्हीं भाषाओं को मूल संविधान में दिया गया था जगह कि 14 हमारी मानक भाषाएं हैं। लेकिन संविधान संशोधन हुआ, एक भाषा बढ़ाई गई, फिर संविधान संशोधन हुआ, 3 भाषाएं बढ़ाई गई, और एक और संविधान संशोधन हुआ, उसमें 4 भाषाएं बढ़ाई गई। इस कारण आज वर्तमान में मानक भाषाओं की संख्या 22 हो गई है। अब ये किस किस समय हुआ संशोधन, कौन से संशोधन में हुआ, ये पूछा जा सकता है। जैसे 14 भाषा के बाद जो पहली एक भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, वो कौन से संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी, 21वां संविधान संशोधन हुआ और उसमें एक भाषा जोड़ दी गई। उसी तरीके से 71वां संविधान संशोधन हुआ और 3 भाषाएं और जोड़ दी गई, और फिर अंत में एक और संविधान संशोधन हुआ 92वां, और उसमें 4 भाषाएं और जोड़ दी गई, जिस कारण मानक भाषाओं की संख्या वर्तमान समय में 22 हो गई है। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची में हमें क्या मिलती हैं, मानक भाषाएं। जो वर्तमान में पूछेगा तो 22 बताएंगे, मूल संविधान में पूछेगा तो 14 बताएंगे, और कौन कौन से संशोधन में ये भाषाएं बढ़ती गई हैं उनका क्रम भी बता दिया है। देखिएगा प्लस मैंने अपनी मर्जी से कहीं पे भी नहीं लगा दिया है, ये वहीं लगाया है जहां संशोधन हुआ है। यानी कि 3 जगह संशोधन हुआ है तो 3 जगह आपको प्लस मिलेगा। इसमें एक भाषा बढ़ी, वो था 21वां संविधान संशोधन, इसमें 3 भाषाएं बढ़ी, वो था 71वां, और 4 भाषाएं बढ़ी, वो था हमारा 92वां संविधान संशोधन। ये जो 8 अनुसूचियां हमारी हो चुकी हैं, ये थी मूल संविधान की। इसके बाद 4 अनुसूचियां और बढ़ी, जिनके क्रम 9, 10, 11, 12 हैं, और संविधान संशोधन मैंने बताया है। पहला संविधान संशोधन हुआ, उसमें 9वीं अनुसूची बढ़ी, 10वें अनुसूची जो थी वो 52वें संशोधन में, उसी तरह 73, 74वां जो संविधान संशोधन हुआ उसमें हमारी 11 और 12वीं अनुसूचियां बढ़ी। जो 9वीं अनुसूची है उसमें किस चीज का विवरण मिलेगा, किस चीज का प्रावधान है, वो है हमारे जमीन संबंधी, यानी कि भूमि संबंधित। भूमि संबंधित जो कुछ भी बातें हैं उसका हमें कहाँ मिलता है, 9वीं अनुसूची में पूरी उसकी जानकारी मिलती है, यानी कि इसको कहते हैं भूमि सुधार। 10वीं अनुसूची वो रिलेटेड है हमारी दल बदल। देखिएगा जब संविधान लागू किया गया था उस समय जो पार्टियां थी उस समय एक अलग प्रावधान था, जैसे कोई भी एमपी या एमएलए किसी पार्टी से खड़ा हुआ और वो जीत गया, जीतने के बाद वो अपनी पार्टी बदल देता था। तो इस तरीके की कई घटनाएं घटित हुई। उसके बाद संविधान की अनुसूचियों में संशोधन किया गया कि जिसके बाद अब ये प्रावधान लागू हो गया कि अगर कोई भी एमएलए या एमपी जीतने के बाद अगर अपनी पार्टी बदलना चाहता है तो उसकी जीत को रद्द कर दिया जाएगा। तो ये जो हुआ है हमारा 10वें अनुसूची में इस बात का विवरण है। ये आम जनता के लिए नहीं है, एमपी एमएलए के लिए है, जो कोई भी अपनी पार्टी को बदल नहीं सकता जीतने के बाद। उसी तरह 11वां अनुसूची में हमारा क्या विवरण मिलता है, गांव की, या फिर हम कह सकते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत से संबंधित, या कि पंचायती राज व्यवस्था भी बोल सकते हैं, ग्राम पंचायत संबंधित जितने भी कार्य हैं उन सबका विवरण हमें कहाँ मिलेगा, 11वीं अनुसूची में। ग्राम पंचायत या पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो हमें सिर्फ और सिर्फ 11वीं अनुसूची में मिलेगी, जो कि 73वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था।
उसके बाद जो 74वां संशोधन हुआ है, देखिए यहीं से पता चलता है कि 73-74 जब ग्राम के बारे में सोचा गया तो नगर के बारे में भी सोचा जाएगा। तो जो नगर निगम से संबंधित जितनी भी जानकारी है या जितना भी प्रावधान किया गया है वो हमारी 12वीं अनुसूची में किया गया है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, जो ग्राम पंचायत है उसके पास अधिकारों की संख्या नगर निगम से अधिक है। अधिकार जो है इसके पास ज्यादा है, इसके पास कम है, जो कि 12वीं अनुसूची में है। यही 12 अनुसूचियां इस वक्त वर्तमान भारत के संविधान में है। मूल संविधान में 8 थी, जो कि 4 बढ़कर 12 हो गई हैं। ये मूल संविधान तक थी 8, और ये जो 4 बढ़ी हैं ये हमारे संविधान के संशोधन में हुई थी। ये 12 की 12 अनुसूचियों के बारे में मैंने एक एक करके आपको विस्तार से बता दिया। आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सब समझ में आएगा, और जो समझ में नहीं आएगा वो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।